हेलो फ्रेंड्स, आई एम वाल्मीकि कुमार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट अटेम्प्ट माइनिंग क्लासेस। तो दोस्तों, आज मैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करूंगा जो कि आपका रूल्स है माइन रूल्स 1955 के ऊपर बात करूंगा दोस्तों। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन है उसे ज़रूर क्लिक कर लें दोस्तों, ताकि हम जो भी इंपॉर्टेंट माइनिंग से रिलेटेड वीडियो और एमसीक्यू में वीडियो अपलोड करूं वो आप तक डायरेक्टली पहुंच पाएगी दोस्तों। तो चलिए मैं आज बात करता हूं कि आपका रूल्स 1955 के ऊपर बात करता हूं। यानी कि मेरा यही मोटिव है दोस्तों कि हर एक जो दोस्तों का, हर एक भाइयों का जो है एग्ज़ाम जो है मतलब क्रैक हो सीआईएल एग्ज़ाम में। और जितने भी बुक हैं, यानी आपका सीएमआर 2017, माइंस रेस्क्यू रूल, माइन एक्ट जो है, रूल एक्ट रेगुलेशन, जितना भी बुक है मैं सारा का एमसीक्यू क्वेश्चन, हर एक लेसन का एमसीक्यू क्वेश्चन जितना निकलता है दोस्तों उतना मैं निकाल के एक बुक तैयार कर रहा हूँ, एमसीक्यू तैयार कर रहा हूँ। और बारी बारी से जो है वीडियो को मैं डालूंगा। और आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। आने वाला फ्यूचर में जो है ये चैनल आपको बहुत ही आपको हेल्पफुल होगी दोस्तों। तो चलिए आज मैं बात करता हूँ एमसीक्यू के बारे में। यानी टोटल एमसीक्यू इसमें जो है दोस्तों लगभग जो है 300 क्वेश्चन है। रूल्स में जो है 300 क्वेश्चन, यानी कि 240 लगभग है। 240 क्वेश्चन जो है यानी कि रूल से निकला है दोस्तों। तो बारी बारी से मैं वीडियो अपलोड करूंगा, वो आप देखिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर एग्जाम सीआईएल एग्जाम में कोई भी सब्सिडरी में आप बैठिए, एससीसीएल है, डब्ल्यूसीएल है, एनसीएल है, आपका एग्जाम निकलेगी दोस्तों। तो चलिए मैं देखता हूँ, बात करता हूँ दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ, वीडियो स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आई एम वाल्मीकि सर। 84 रूल से एमसीक्यू निचोड़ निकाला गया है दोस्तों। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस कॉल द माइंस रूल्स 1955 के पीडीएफ में दोस्तों। तो दोस्तों आज इस पीडीएफ में हम देखेंगे द माइंस रूल्स 1955 के 100% एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद आपको कभी भी बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। पर दोस्तों इस पीडीएफ को ध्यान से पढ़िएगा, तभी आपका एग्ज़ाम जो है निकलेगा। और रूल्स बुक से जितना क्वेश्चन निकलने लायक था सारा क्वेश्चन मैं निकाल चुका हूँ इस पीडीएफ को। तो आप ध्यान से जो है पढ़िएगा, आपका सारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। अगर रूल से क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा दोस्तों। मैं एक माइनिंग इंजीनियर हूँ। मैंने 2020 में माइनिंग इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था। उसके बाद मुझे पढ़ने और पढ़ाने का बड़ा ही शौक था, जिसके बाद मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया दोस्तों, जिसका नाम है फर्स्ट अटेम्प्ट माइनिंग क्लासेस। तो माइनिंग क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि हम माइनिंग से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन या जितना भी क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड मैं डालूं वो आप तक डायरेक्टली पहुंच पाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 से। मैं इस वीडियो में जो है क्वेश्चन 1 से लेकर 31 तक मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। उसके बाद दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, मतलब आपको टोटल 240 क्वेश्चन जो है आपको रूल्स में क्वेश्चन 240 है। 240 क्वेश्चन अगर आप बढ़िया से आप रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो रूल से जितना भी क्वेश्चन आएगा सब इसी पीडीएफ से आएगा दोस्तों, सब इसी से आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ। देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, माइंस रूल्स 1955 कब बना था? तो आप देख सकते हो ऑप्शन। तो आंसर क्या होगा? 2 जुलाई 1955 में जो है माइंस रूल्स बना था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि माइंस रूल्स 1955 भारत के किन किन माइंस में लागू होती है? तो यानी कि सारा जो एक्ट जहां पर लागू होती है वो रूल्स भी सेम वहीं पर लागू होती है। कोल माइंस, मेटलीफेरस माइंस, ऑयल माइंस, यानी सभी में लागू होती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है, कोई ऐसा व्यक्ति जो माइंस या उसके किसी भी भाग को इमीडिएट प्रॉपर्टी या लीज या ओकफायर है और ऐसी खान की कंडीशन में जिसका बिजनेस या लिक्विडेटर या रिसीवर द्वारा जा रहा हो, उनको उनमें से किसका परिभाषा है? यानी दोस्तों आप जान सकते हैं कि जिसका जो मतलब ओनर है, जो लीज ऑफ एरिया मतलब उसी का है, ठीक है। यानी कि ये कौन होगा? मैनेजर होगा या असिस्टेंट मैनेजर होगा या ओनर होगा, एजेंट होगा? तो ओनर होगा दोस्तों। रूल्स 2 से क्वेश्चन है।
तो चलिए मैं आगे बढ़ता रहता हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, इनमें से कौन ओनर की ओर से भाग लेता है जो माइंस या उसके किसी भी भाग से मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन या डायरेक्शन से रिलेटेड है। रूल्स 2 से है दोस्तों। तो एजेंट जो होता है वो ओनर की ओर से भाग लेता है, हमेशा ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, वह व्यक्ति जिसे ओनर और एजेंट ने कैंटीन से रिलेटेड कामों को कंट्रोल करने के लिए इन्हें अपॉइंट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। जो कैंटीन के कंट्रोल, कैंटीन से रिलेटेड जो भी काम है उसको कंट्रोल करने के लिए जो अपॉइंट करते हैं ओनर और एजेंट, ठीक है, वो उसे क्या कहते हैं, देख सकते हैं, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ कैंटीन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, माइंस एक्ट 1952 का सेक्शन 12 के अधीन बनाए गए कमेटी के सभी मेंबर यानी एक्सेप्ट चेयरमैन यानी CIM की कार्यकाल कितना दिन का होगा। यानी जो सेक्शन 12 जो बनाया गया है माइंस एक्ट 1952 के अकॉर्डिंग में, तो उसमें आपको पता है कि टोटल कितना मेंबर होता है, क्या होता है, सारा आपको पता होगा। धीरे धीरे आपको जानकारी इसमें मिल जाएगा दोस्तों। अगर नहीं पता है तो इस चैनल में जो है माइंस एक्ट भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, जाके आप देख लीजिए, उसमें क्लियर हो जाएगा। सारा क्वेश्चन मैं बना चुका हूँ MCQ का। तो यानी कि आपको पता होना चाहिए जो कमेटी है उसका जो मेंबर है टोटल, यानी उसका जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो 3 साल का होता है। या और कंडीशन है कि अगर 3 साल अगर हो गया, या तो जब तक उसका पोस्ट यानी पद अगर फिल नहीं होगा, जब तक उसका मतलब कि या तो 3 साल का होगा, या जब तक दूसरा अधिकारी नहीं आ जाता है, ठीक है, तब तक। ठीक है दोस्तों। अगर मान लिया जाए 3 साल का कार्यकाल है, 2 साल में अगर कुछ घटना हो गया या कुछ डेट कर गए 2 साल में, तो 1 साल का जो होगा यानी कि अगला जो अधिकारी होगा, अगला मेंबर आएगा, वो 21 साल के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, कमेटी में सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट यानी नॉमिनेट किनके द्वारा की जाती है। आपको पता है रूल्स 3 का क्वेश्चन है, तो चीफ इंस्पेक्टर द्वारा यानी की जाती है दोस्तों, यानी चेयरमैन बोल सकते हैं, चेयरमैन चीफ इंस्पेक्टर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कमेटी का कोई भी मेंबर भारत छोड़ने से पहले छोड़ने के डेट और वापस आने की संभावित डेट किनको सूचित करेगा। तो आपको पता है दोस्तों चेयरमैन को सूचित करेगा। अगर आउट ऑफ इंडिया अगर है तो वो सूचित किसको करेगा, चेयरमैन को करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है, कमेटी का चेयरमैन अपना रिजिग्नेशन किनको देगा। तो ठीक है दोस्तों, किनको देगा, रूल 4 से क्वेश्चन है, तो चेयरमैन अपना रिजिग्नेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, चेयरमैन को छोड़कर कमेटी के अदर मेंबर अपना रिजिग्नेशन किनको देगा। तो अदर मेंबर है चेयरमैन को छोड़कर, तो वो चेयरमैन को अपना रिजिग्नेशन देगा, और रिजिग्नेशन अगर चेयरमैन देना चाहते हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, कमेटी के मेंबर कितने समय के लिए भारत में अनुपस्थित रहने पर उन्हें कमेटी के मेंबर पद से त्याग पत्र देना होगा। यानी कि आप भारत से आउट ऑफ इंडिया हैं, यानी भारत से गायब है आप, यानी कि अनुपस्थित, अब्सेंट है, तो कितना दिन अब्सेंट रहने के बाद वो जो है जो मेंबर बने हैं वो मेंबर पद से आपको त्याग पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, या तो वो ऑटोमेटिक त्याग आपका रिजाइन माना जाएगा। तो यानी कि अगर भारत से अगर आपका 6 महीना से ज़्यादा अब्सेंट रहता है, भारत आउट ऑफ इंडिया रहता है, 6 महीना से ज़्यादा अब्सेंट रहता है बाहर में विदेश अगर, तो वो रिजिग्नेशन यानी देना पड़ेगा, तब बाहर आप रह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है, कमेटी का मीटिंग कब और कहाँ की जाएगी या कौन निर्धारित करेगा। रूल 11 से क्वेश्चन है, तो ये चेयरमैन निर्धारित करेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, भारत में उपस्थित कमेटी के सभी मेंबर को मीटिंग के टाइम एंड प्लेस की सूचना कौन देगा। यानी कि जो मीटिंग होगा उसका टाइम कौन बताएगा और उस कहाँ पर मीटिंग होगा इसका सूचना कौन देगा। तो यानी कि सेक्रेटरी देगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, भारत में उपस्थित कमेटी के सभी मेंबर को मीटिंग के टाइम एंड प्लेस की सूचना कब देंगे। यानी कौन देंगे, तो सेक्रेटरी हो गया, लेकिन कब देंगे, तो जब भी मीटिंग होगा वो 14 दिन पहले आपको सूचना देना होगा सारा मेंबर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है दोस्तों, कमेटी के इमरजेंसी मीटिंग की सूचना मेंबर को कितना दिन पहले दी जाएगी। अगर इमरजेंसी मीटिंग करवाना है तो उसका सूचना जो सेक्रेटरी देगी कितना दिन पहले, 2 दिन पहले आपको देना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, कमेटी में मीटिंग का इंचार्ज कौन करेगा।
यानी कि इंचार्जिंग जो है कौन करेगा कमेटी में, तो चेयरमैन जो है इंचार्जिंग करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है कमेटी के किसी भी मीटिंग को संचालित करने के लिए चेयरमैन को लेकर और कितने मेंबर की उपस्थिति जरूरी है, तो हमेशा 50%। अगर रेगुलेशन भी पढ़े हैं तो रेगुलेशन 10 में जो है बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का जो मेंबर 6 गो होता है, तो उसको भी मीटिंग अगर करना है तो कम से कम तो है 50%, यानी 6 का 50% 3 होना चाहिए। और इसके यानी रूल के अनुसार जो है टोटल मेंबर 8 होता है, तो इसका 50% 4 होगा। तो कमेटी के जो मतलब कितना मेंबर रहने पर, प्रेजेंट रहने पर वहाँ मीटिंग जो है होगा, यानी कम से कम 4 मेंबर होना चाहिए। 4 मेंबर से अगर कम अगर होगा तो मीटिंग नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है किसी भी मीटिंग को 4 मेंबर से कम यानी प्रेजेंटेशन के कारण यदि स्थगित किया जाता है, 4 मेंबर से कम है, तो मीटिंग कैंसिल हो गया, स्थगित हो गया, तो अगला मीटिंग जो होगा नेक्स्ट मीटिंग डेट कितना दिन बाद होगा, तो अगला मीटिंग 14 दिन के बाद होगा दोस्तों। ठीक है, 14 दिन के बाद नेक्स्ट मीटिंग जो भी आएगा 14 दिन के बाद होगा, उस दिन मीटिंग होगा। अगर उस दिन हॉलीडे है तो उसका नेक्स्ट दिन जो है मीटिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो है कमेटी का मीटिंग दिए गए वोट मत की संख्या बराबर होने पर किसे एक अतिरिक्त वोट देने का अधिकार है। यानी कि मीटिंग में अगर कुछ मुद्दा पर बात हो रहा और सारा मेंबर जो है दोनों बराबर बराबर, मतलब टोटल 8 मेंबर है इंक्लूडिंग चेयरमैन को लेकर, तो यानी कि सारा जो है कोई टॉपिक पर बात किया और सारा यानी वोट जो है यानी कि बराबर हो जा रहा, मतलब कि 4-3, तो यानी एक्स्ट्रा वोट, यानी कि 4 सब सहमत है एक ही चीज़ मुद्दा पर, तो अगर किसी को वोटिंग देने का अधिकार है किसी मुद्दा के ऊपर, तो चेयरमैन यानी उसको एक्स्ट्रा वोटिंग कर सकते हैं, यानी चेयरमैन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो है कमेटी के प्रत्येक मीटिंग की जो कार्यवाही होगा, मिनट्स होगा की सूचना भारत में उपस्थित सभी मेंबर को कौन भेजेगा, तो सारा सूचना यानी कि सेक्रेटरी भेजता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 जो है प्रत्येक मीटिंग की कार्यवाही का रिकॉर्ड पर किसका साइन होगा, यानी रिकॉर्ड जो होगा कार्यवाही होगा जो मिनट्स बुक होगा उस पर रिकॉर्ड में किसका सिग्नेचर होगा, आप जानते हैं जो चेयरमैन है उसी का सिग्नेचर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों रेस्क्यू ट्रेन पर्सन जो है आरटीपी का कितना टाइम इंटरवल पर पीएमई होता है। रूल्स 29 का ए में है कि पीएमई आपका आरटीपी का पीएमई कितना दिन पर होता है, आपका 12 मंथ पर एक बार जो है पीएमई होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन, अब पीएमई और आईएमई आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन और आईएमई है इनर्शियल मेडिकल एग्जामिनेशन। आईएमई जो है आपको यानी कि जब भी आप कोई कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो पहला जो मेडिकल होता है वो आईएमई कहलाता है, और जो एम्प्लॉय अगर बन जाते हैं कोई कंपनी में अगर 55 साल 5 साल के अंदर जो मेडिकल किया जाता है उसको पीएमई बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आरटीपी का पीएमई कितना दिन होगा, यानी 12 मंथ में एक बार, हर एक 12 मंथ में होगा। क्वेश्चन नंबर जो है 23 जो है माइंस में जनरली कर्मियों का पीएमई कितने टाइम इंटरवल पर करवाया जाएगा, तो आपको अभी बताएं दोस्तों कि हर एक जो कर्मी होगा एम्प्लॉय होगा 5 साल में एक बार आपको पीएमई करवाना होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों किसी माइंस में कितना % कर्मी का प्रति वर्ष पीएमई होना चाहिए, मतलब कोई भी कंपनी में आपका कोई भी माइंस में अगर यानी टोटल एम्प्लॉय का कम से कम जो है 20% यानी कि हर एक साल पीएमई होना चाहिए 20%, यानी जितना भी अगर मान ले जाए वहाँ पर अगर कर्मी 500 है तो 500 का 20% निकाल लीजिए, 500 का 20% निकाल लीजिए कितना, यानी कि हर एक साल 1020 यानी कि 500 का यानी कि 100, यानी कि यहाँ पर यानी कि 500 एम्प्लॉय अगर आपका कंपनी में है माइंस में तो हर एक साल कम से कम 100 का पीएमई होगा, फिर हर एक साल फिर अगला साल 100 का होगा, फिर अगला साल 100 का होगा, पर हर एक साल 20% होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि अस्बेस्टर की माइनिंग हो रही है या मिलिंग पिसाई, यानी मिलिंग मतलब पिसाई के काम में लगाए गए व्यक्तियों का पीएमई, कोई चीज़ अगर पिसाई का काम हो रहा यानी कि आपका कोल डस्ट बनाने का, यानी कि वो सब में अगर कोई एम्प्लॉय लगा हुआ है तो उसका जो पीएमई होगा कितना दिन में पीएमई होगा, तो हर एक 12 मंथ में उसका पीएमई होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 जो है माइंस मैनेजर किसी व्यक्ति को आईएमई पीएमई का नोटिस कब और किस फॉर्म में देंगे, 29 का डी में है,
तो यानी कि IME PME का नोटिस आपको देना है किसी मैनेजर किसी व्यक्ति को, यानी कि अगर उसका मेडिकल है तो मैनेजर नोटिस भेजेगा ना उस व्यक्ति को। तो 20 दिन पहले एग्जाम, जिस दिन मान लीजिए उसका मेडिकल है, एग्जामिनेशन मेडिकल का एग्जामिनेशन है, उसका 20 दिन पहले जो है उसको नोटिस करेगा और फॉर्म M में नोटिस करेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जो है दोस्तों, माइंस मैनेजर किसी व्यक्ति को IME PME का सेकेंड एंड फाइनल नोटिस कब और किस फॉर्म में देगा। तो या मान लिया जाए वो यानी कि उसको पहला नोटिस भेजा, वो एग्जाम कुछ प्रॉब्लम के कारण यानी कि नया मेडिकल देने नहीं आया, तो सेकेंड बार नोटिस भेजेगा, उसमें भी नहीं आया तो फाइनल बार नोटिस भेजेगा। तो वो यानी कि आपका किस व्यक्ति यानी किसी व्यक्ति को मैनेजर जो है IME PME का सेकेंड और फाइनल नोटिस कब और किस फॉर्म में भेजेंगे। तो हमेशा 10 दिन पहले, जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन 10 दिन पहले भेजेंगे, फॉर्म N में भेजेंगे, सेकेंड या फाइनल और फाइनल। क्वेश्चन नंबर 28 जो है, माइंस में नियुक्त हुए या नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के सभी मेडिकल रिपोर्ट कौन रखेगा। तो यानी कि जितना भी मेडिकल रिपोर्ट है सब मैनेजर रखेंगे, ठीक है, और कितना दिन उसका सबका मेडिकल रिपोर्ट रखेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 जो है, माइंस में नियुक्त हुए या नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के सभी मेडिकल रिपोर्ट्स कब तक अपने पास रखेंगे। तो देखिए इसका आंसर देखिए C है, प्रत्येक व्यक्ति का कार्यकाल, यानी जितना दिन उसका कार्यकाल है उतना दिन तक उसको रखना है जमा करके, या तो बोल सकते हैं और उसके 10 वर्ष तक, यानी कि उसके 10 वर्ष तक यानी कि वो रखना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 जो है, कोई भी एम्प्लॉय हो तो IME PME में अनफिट होने के बाद, अगर अनफिट कर दिया तो अनफिट होने के बाद कितने दिनों के अंदर माइन मैनेजर या मैनेजमेंट के पास री मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अपील कर सकता है। यानी अनफिट हो गया तो उसको फिर से री मेडिकल के लिए आपका जो मैनेजर है या कोई भी एम्प्लॉय जो है मैनेजर के पास या मैनेजमेंट पर री मेडिकल के लिए अपील करेगा, तो कम से कम 30 दिन के अंदर अपील करना होगा। ठीक है दोस्तों, जिस दिन आपका रिजेक्ट अनफिट घोषित कर दिया, अनफिट मेडिकल यानी डॉक्टर अनफिट कर दिया, तो उस 30 दिन के अंदर आपको मैनेजर या मैनेजमेंट को री मेडिकल के लिए अपील करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है 31 क्वेश्चन नंबर, अभी तो टाइपिंग पूरा नहीं कर पाए दोस्तों, तो सोचा कि चलिए कम से कम एग्ज़ाम है SCCL का होने वाला है, अगर मान लीजिए उसका अगर कोर्ट में अगर फैसला हो जाता है तो एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा, तो इसीलिए सोचे कि अभी फ़िलहाल एक वीडियो बना के इतना तक डाल देते हैं, रोल आपका 29 का J तक, उसके बाद आगे बढ़ते रहते हैं, फिर उसके बाद दूसरा वीडियो में डालूंगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन 31 है, कर्मी द्वारा री मेडिकल एग्जामिनेशन अपील करने के कितने दिनों के अंदर माइन मैनेजर या मैनेजर अप्लीकेंट अपील्ड मेडिकल बोर्ड की व्यवस्था करेगा। यानी कि इसका कहने का मतलब दोस्तों, कर्मी द्वारा जो री मेडिकल एग्जामिनेशन अपील करने के कितने दिन, मतलब कोई कर्मी अपील किया है कि उसका यानी मेरा री मेडिकल करवाइए, तो यानी कि एक बोर्ड बैठाया जाएगा, अपील अप्लीकेंट का अपील मेडिकल बोर्ड की व्यवस्था करेगा। ठीक है दोस्तों, तो यानी इसका नन ऑफ दिस होगा, क्योंकि 30 दिन के अंदर बोर्ड बैठाना होगा, तो 30 तो ऑप्शन है नहीं कहीं। ठीक है दोस्तों, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा। तो अगर हमारी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन है उसे क्लिक कर लें दोस्तों, ताकि हम जो भी माइनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन या MCQ डालूं वो आप तक डायरेक्टली पहुंच पाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।